हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। सबसे पहले आज 12 जून और आज का जो डे है वो बाल श्रम से निषेध डे है। तो सभी जो बच्चे हैं बाल श्रम से उनकी भूमिका को समझें और बच्चों से ऐसे कार्य न करवाए जाएं। तो सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं आपको। और अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा, 54, 55, आज पढ़ेंगे 56। 53, 52 के अंदर हमने जो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा 52 में तो दे रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दे रखा है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका प्रधान क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56 के अंदर कार्यकाल है राष्ट्रपति का। तो सामान्यतः सभी को पता है 5 वर्ष होता है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। 5 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा अगर किन्हीं कारणों से पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में पद रिक्त हो जाता है तो क्या करवाया जाएगा? ये सामान्यतः 5 वर्ष तो दे ही रखा है और 5 वर्ष से पहले अगर पद रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर करवाना जरूरी है। अगर पद रिक्त हो जाता तो 6 महीने के अंदर क्या करवाने पड़ेंगे? 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य ही करवाना। समझ गए हैं इस बात को? कितने दिन के अंदर है? 6 महीने के अंदर। अगर किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। अब पुनः चुनाव होंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। पुनः चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। ठीक है, ये कार्यकाल से संबंधित बात है अनुच्छेद 56 के अंदर कि सामान्यतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन पद रिक्त होने की स्थिति में या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या किसी प्रकार से, या मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह में पुनः चुनाव करवाने अनिवार्य। पुनः चुनाव होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए ही चुनाव करवाया जाएगा। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 के अंदर देखते हैं अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन ये क्रम से चल रहे हैं। पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है दोबारा निर्वाचित होना। यानी भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यदि भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचित हो सकता है। समझ गए ना इतनी बात को कि भारत में एक व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में है, वहां 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। रूस के अंदर देख लेते हैं। लेकिन भारत के संविधान के अंदर इस बात का उल्लेख है कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति
के पद को कितनी बार भी धारण कर सकता है, यानी पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये बात दे रखी है अनुच्छेद 57 के अंदर। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 के अंदर क्या दे रखा है, देखिए योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी अहर्ताएं या शर्तें होती हैं, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं। तो ध्यान में रखना, पहली बात तो आपको बताई हुई है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात ये कंपल्सरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो उसके लिए पहली और जो महत्वपूर्ण शर्त है वो शर्त है कि वह व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, भारत, यानी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, उसकी भारत की होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका। न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। समझ में आ रही है ना, इसको साथ साथ उतारते चलना। तीसरा, लाभ के पद पर ना, किसी भी लाभ के पद पर नहीं। लाभ के पद पर नहीं, सीधी सी बातें दे रखी हैं। अब देखिए ये फैक्ट्स भी कि भारत के संविधान में, अगली बात देख लेते हैं, चौथी बात देखते हैं, बाद में बताऊंगा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। योग्यता रखता हूं, ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दिवालिया या पागल ना हो। दिवालिया या पागल नहीं। ये राष्ट्रपति की शर्तें हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए देखो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और दिवालिया या पागल नहीं। अब देखिए किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पे देखिए भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री, ये है ना, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। लाभ का पद नहीं माना गया है। समझ गए ना, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री जो होते हैं वो लाभ का पद नहीं होता। भारतीय संविधान इनको लाभ का पद नहीं मानता है। समझ गए ना इतनी बात को। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यताएं दे रखी है, 57 में पुनः निर्वाचन है। समझ गए ना इतनी बात को। और 56 में कार्यकाल है। तो 58 के अंदर जो योग्यताएं इस प्रकार से लिख के आनी है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो जो अनुच्छेद 58 है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इसकी ये जो योग्यताएं दे रखी हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और लाभ का जो पद आपको बताया है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, मंत्री वगैरह में वो लाभ का पद नहीं माना गया।
इतनी बात समझ में आई। इस प्रकार से आपको एक आंसर तैयार करना है। आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें। राष्ट्रपति पद हेतु प्रमुख शर्तें कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं, वो योग्यताएं दे सकते हैं। इन योग्यताओं के अलावा भी कुछ ऐसी शर्तें हैं, उनको पूरा करके ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए पहली बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का सदस्य होते हुए, संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है। समझ में आई ना इतनी बात कि कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगर वह बन जाता है तो उसके पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद स्वतः रिक्त मान लिया जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर वो बन जाता है तो उसके पद ग्रहण की तिथि से पूर्व ही क्या कर लिया जाएगा, उसका पद है वो रिक्त मान लिया जाएगा। कौन सा, जो उसने पहले पद क्या कर रखा है, धारण कर रखा, उस पद को क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात है। तो ये बात कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 59 के अंदर। अगली बात है 2 नंबर, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, के पद पर रहते हुए उसके वेतन, भत्ते व शक्तियों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। समझ गए ना कि वो राष्ट्रपति के पद पर रहते उसके वेतन भत्ते और शक्तियां हैं वो उसके पास रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और राष्ट्रपति को रहने के लिए तीसरी जो शर्त है वो है, राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क जो आवास न उपलब्ध करवाया जाएगा। करवाया जाएगा। समझ गए ना इतनी बात को कि राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क जो आवास की सुविधा है वो आवास की सुविधा भी उसे मिलती रहेगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 59 के अंदर की राष्ट्रपति पद हेतु प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं, इन बातों को हमने पढ़ा है।
अब देखिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, इंपॉर्टेंट बात है देखना। अनुच्छेद 60 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60 शपथ। आपको पता सभी को कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना सीधा सा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वही क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कल आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। कल के लिए क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। ठीक है ना? आगे देखिए, अब राष्ट्रपति है वो शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा व देश के नागरिकों के कल्याण। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना वो शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा व देश के नागरिकों के कल्याण। ठीक है ना? ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा व देश के नागरिकों के कल्याण। समझ गए ना कि मैं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए संविधान की मर्यादाओं और संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और इसके अलावा देश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो होगा संभव होगा वो ऐसे कार्य मैं करूंगा। कहां? इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ। इस प्रकार से राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद 60 है वो हमने पढ़ा। अगली बात करेंगे अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद आ गया? अनुच्छेद 61। देखिए अनुच्छेद 61 के अंदर है महाभियोग। क्या है? महाभियोग। महाभियोग मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन देख लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार से है, किस प्रकार से महाभियोग लेके आया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले देखिए महाभियोग, पहली बात देखिए महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है।
किससे? महाभियोग में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो महाभियोग लेके आया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं पहले, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो। अब प्रस्ताव लाने के लिए भाई सदन महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के तो आएंगे, लेकिन कैसे लेकर के आएंगे? सीधे थोड़ी ना। वो राष्ट्रपति एक गरिमामय पद है, प्रथम व्यक्ति होता है और उसके ऊपर ऐसे महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आना, मतलब वहां राष्ट्रपति के जो पर्सनालिटी है उसके व्यक्तित्व पे भी तो पूरा असर पड़ता है। इसीलिए उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए जो सदस्य संख्या होती है, किसी भी सदन में लेकर के आए, जैसे लोकसभा के अंदर लेके आए हैं, तो प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यानी प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों का यानी 1/4 सदस्य, कुल सदस्य है ना, उन कुल सदस्यों में 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/4 समर्थन जरूरी है। ये बात समझ में आ गई कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए भी 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इतनी बात समझ में आई। अब राष्ट्रपति को हटाने से पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी, यानी हटाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। किसकी? महाभियोग की। सूचना देना जरूरी है। समझ गए ना कि हटाने से पहले कितने दिन की सूचना, कितने दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले। तीसरी जो बात है, अब राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव है, राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो केवल संविधान के उल्लंघन पर प्रस्ताव, केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही लाया जा सकता है। इन सिद्ध कदाचार के आधार पर अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रहते हुए अगर संविधान की किसी धारा या संविधान का उल्लंघन किया है तो उस उल्लंघन के आरोप में ही इसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता, अन्यथा किसी भी तरीके से इस पे महाभियोग नहीं लाया जा सकता, केवल और केवल सिद्ध कदाचार के आधार पर ही। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि उसने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया, तो उसके विरुद्ध क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। अब अगर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों ही सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, अब लाने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों ही जो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों ही सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया जाता है। कितने सदस्यों के द्वारा? 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है कुल सदस्य संख्या के। यानी महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों ही सदनों की कुल सदस्य संख्या के
कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। समझ गए ना इतनी बात को कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों ही सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? पद से हटना ही पड़ेगा। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया है, ये अमेरिका से ली गई है। तो कहां से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका के संविधान से ली गई है। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। ध्यान में रखना, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? अमेरिका के से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। समझ गए ना? किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? मनोनीत सदस्य। और संसद के मनोनीत सदस्य कितने हैं? 14 मतलब 2 + 12, ये 2 लोकसभा से 12 राज्यसभा से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समझ गए ना? तो राष्ट्रपति को जब हटाने की प्रक्रिया होगी, उसके विरुद्ध महाभियोग लेकर के आया जाएगा, तो उस महाभियोग के अंदर ये मनोनीत सदस्य भी क्या करेंगे? भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते मनोनीत सदस्य, आपको पता है, क्योंकि भाई जब राष्ट्रपति इनको चुनता है, राष्ट्रपति है तो ये तो राष्ट्रपति के ही वोट डालेंगे उसी व्यक्ति को। तो ये इसलिए इसको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया गया है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर इनको शामिल किया गया है। अब विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसके अंदर, विधानसभा, ठीक है ना? इन मनोनीत सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते थे। अब राष्ट्रपति को चुनता कौन है? भाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो सदस्य वही तो चुनते हैं ना, विधायक वगैरह, पिछले वाले वीडियो में बताया था। लेकिन इसकी महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में जरूर भाग लेते हैं, लेकिन हटाने की जब प्रक्रिया आती है, महाभियोग की प्रक्रिया का जहां जिक्र होता है, तो वहां विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इतनी बात को विशेष रूप से आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, उस पर संयुक्त बैठकें नहीं हो सकती हैं। बताया था ना, संयुक्त बैठकें नहीं होती, ठीक है? बताया था जैसे एक तो संविधान से जो संविधान संशोधन है उस पे संयुक्त बैठक नहीं होती, एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है उस पे संयुक्त बैठक नहीं होती, और एक धन विधेयक होता है उस पर भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। समझ गए ना? तो महाभियोग पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बताया था संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंदर राष्ट्रपति बुलाता है, और जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो इसकी अध्यक्षता करता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उसकी शक्तियां है ना, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, और उसके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे। यानी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उसमें कोई किसी शक्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, और उसके राष्ट्रपतित्व जो काल था, उसका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था, मान लीजिए भाई किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आ गया, महाभियोग की में उसके 2/3 बहुमत से पारित हो गया और वो राष्ट्रपति हट गया,
इसका मतलब उस राष्ट्रपति ने जो पहले कार्य किए थे वो कार्य क्या होंगे, वैध माने जाएंगे। यानी उसके द्वारा किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा, चाहे राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटो, लेकिन उसके कार्य है ना उसको वैध माना जाएगा। समझ गए ना इतनी बात को। अब यह इतना आपको बता दिया गया है। अब आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर, तो आप इनको पढ़ें, ध्यानपूर्वक इनकी शक्तियां बतानी आपको, इसके बारे में पढ़ें। दे रखा है 10th के केंद्र सरकार वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है, पूछ सकते हैं महाभियोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन तैयार करने, क्योंकि आपका पेपर नजदीक आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।